प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का वो कौन सा कैटेगरी है जिसमें सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स है? इस क्वेश्चन का आंसर गेस करना काफी सिंपल है, क्योंकि मैं ये वीडियो ELSS फंड्स पे बना रहा हूं, तो नेचुरली इस क्वेश्चन का आंसर भी ELSS कैटेगरी होगा। नाउ ELSS कैटेगरी में टोटल कितने स्कीम्स हैं? ELSS कैटेगरी में टोटल 38 स्कीम्स हैं। इसका मतलब ये होगा कि ज्यादातर म्यूचुअल फंड कंपनीज ने अपना ELSS फंड लॉन्च किया हुआ है। एंड ऑफ कोर्स इससे ये भी पता चलता है कि ELSS कैटेगरी के फंड्स कितना ज्यादा पॉपुलर हैं। अगर आप ELSS म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अंडर सेक्शन 80C अप टू 1.5 लाख तक का आप टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अंडर 80C कुछ और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट करके इस टैक्स को बचा सकते हैं। ये ऑप्शंस हैं EPF या PPF या फिर FD या फिर ULIPs। ELSS म्यूचुअल फंड्स को रिलेटिवली टैक्स सेविंग के लिए बेटर ऑप्शन माना जाता है। इसके दो मेन रीजन है। फर्स्ट रीजन ये है कि यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एज कंपेयर टू अदर ऑप्शंस यहाँ पर आपको ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। और दूसरा रीजन ये है कि यहाँ पे आपका पैसा सिर्फ 3 इयर्स के लिए लॉक इन होगा, जबकि दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में आपका पैसा ज्यादा लंबे समय के लिए लॉक इन होगा। सो इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे कि टॉप 3 ELSS टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं। और ऑफ कोर्स लाइक ऑल अदर वीडियोस हम सिर्फ नाम नहीं जानेंगे बल्कि कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे, जिसके थ्रू मैंने आपके लिए ये टॉप 3 फंड्स सेलेक्ट किया है। ELSS कैटेगरी में टोटल 38 स्कीम्स हैं। आउट ऑफ दिस 38 स्कीम्स हम वैसे स्कीम्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि रिलेटिवली न्यू है, दैट इज जिन्होंने अभी तक अपना 3 इयर्स कंप्लीट नहीं किया है। और साथ ही हम वैसे स्कीम्स को भी अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जिनका AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट 500 करोड़ से कम है। यहाँ पे आप ELSS म्यूचुअल फंड्स के ऑल 38 स्कीम्स का AUM और रिटर्न्स अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर चेक कर सकते हैं। सो जिन फंड्स को हम अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे वो फंड्स हैं बड़ौदा ELSS 96 फंड, एडिलवाइस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, HSBC टैक्स सेवर इक्विटी फंड, इंडिया बुल्स टैक्स सेविंग फंड, ITI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, JM टैक्स गेन फंड, LIC MF टैक्स प्लान फंड, महिंद्रा मनुलाइफ ELSS कर बचत योजना, नवी लॉन्ग टर्म एडवांटेज फंड, पराग पारेख टैक्स सेवर फंड, PGIM इंडिया लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, क्वांटम टैक्स सेविंग फंड, श्रीराम लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, Taurus tax shield fund and Union long term equity. So now we are left with 23 tax saving funds. हम वैसे स्कीम्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि 3 या 4 होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। जब भी हम किसी भी एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये होना चाहिए कि वो एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड स्कीम अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जरूर बीट करे। सो जिन फंड्स को हम अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे वो फंड्स हैं आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ 96 फंड, BNP परिवास लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, फ्रैंकलिन इंडिया टैक्स शील्ड फंड, HDFC टैक्स सेवर फंड, ICICI प्रू लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, IDBI इक्विटी एडवांटेज फंड, L&T टैक्स एडवांटेज फंड, निपॉन इंडिया टैक्स सेवर फंड, प्रिंसिपल टैक्स सेविंग फंड, SBI long term equity fund and Sundaram diversified equity fund. So now we are left with our top 12 ELSS mutual funds. ये 12 स्कीम्स ऐसे हैं जिन्होंने कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने बेंचमार्क को बीट किया है। सो परफॉर्मेंस वाइज ये 12 स्कीम्स अच्छे स्कीम्स हैं। नाउ हमें अपने इन्वेस्टमेंट के लिए टॉप ELSS म्यूचुअल फंड्स सेलेक्ट करना है। उसके लिए आउट ऑफ दिस 12 स्कीम्स हम वैसे स्कीम्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि 3 या 4 होराइजन में अपने बेंचमार्क को 3% के मार्जिन से बीट नहीं कर पा रहे हैं। सो आउट ऑफ दीज फंड्स जिन फंड्स को हम अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे वो फंड्स हैं एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, DSP टैक्स सेवर फंड, IDFC टैक्स एडवांटेज फंड, इन्वेस्को इंडिया टैक्स प्लान फंड, कोटक टैक्स सेवर फंड, मोतीलाल ओसवाल लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, टाटा इंडिया टैक्स सेविंग फंड एंड UTI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। सो नाउ वी हैव गॉट आवर टॉप 4 ELSS म्यूचुअल फंड्स और ये 4 फंड्स हैं BOI AXA टैक्स एडवांटेज फंड, केनरा रूबिको इक्विटी टैक्स सेवर फंड, मिरे एसेट टैक्स सेवर फंड एंड क्वांट टैक्स प्लान। इन ऑल 4 फंड्स ने अक्रॉस ऑल 4 होराइजन्स अपने बेंचमार्क को
काफी बड़े मार्जिन से बीट किया है। नाउ आउट ऑफ दीज 4 फंड्स अब हमें ये पता लगाना है कि इन टॉप 4 फंड्स में हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल फंड कौन सा है। उसके लिए हम इन 4 फंड्स का कुछ और डिटेल्स चेक करेंगे। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि इन फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है जब स्टॉक मार्केट में काफी बड़ा करेक्शन आता है। जब भी हम किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि उस फंड ने बुल रन में कैसा परफॉर्मेंस दिया है, हमें ये भी देखना चाहिए कि जब मार्केट में मेजर करेक्शन आता है तो उस समय उस फंड का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। परफॉर्मेंस वाइज उस फंड को बेस्ट माना जाएगा जो कि बुल एंड बियर दोनों तरह के मार्केट्स में रिलेटिवली अच्छा परफॉर्मेंस दे। सो नाउ हम इन 4 फंड्स का परफॉर्मेंस चेक करेंगे एज ऑन 1 अप्रैल 2020। ये वो पीरियड था जब स्टॉक मार्केट्स में मेजर करेक्शन आया था बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक। सो एज ऑन 1 अप्रैल 2020 अगर आप इन 4 फंड्स का परफॉर्मेंस देखें तो BOI AXA टैक्स एडवांटेज फंड रिलेटिवली काफी कम गिरा था 1 ईयर होराइजन में, जबकि क्वांट टैक्स प्लान काफी ज्यादा करेक्ट हुआ था 1 ईयर होराइजन में। सो इन डिटेल्स को देखकर ये पता चलता है कि क्वांट टैक्स प्लान रिलेटिवली ज्यादा रिस्क लेता है। नाउ हम इन 4 फंड्स का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न पैरामीटर्स चेक करेंगे जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि ये फंड्स जितना ज्यादा रिस्क ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग टू ये रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं या नहीं। स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा जिस फंड का कम होगा उस फंड को कम रिस्की माना जाएगा, और शार्प रेशियो एंड अल्फा जिस फंड का जितना ज्यादा होगा उस फंड का परफॉर्मेंस उतना ज्यादा अच्छा माना जाएगा। यहाँ पे अगर आप 4 फंड्स का स्टैंडर्ड डिविएशन चेक करें अक्रॉस 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन तो क्वांट टैक्स प्लान का स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा है, दैट मींस इस फंड ने रिलेटिवली ज्यादा रिस्क लिया है। और अगर आप शार्प रेशियो एंड अल्फा चेक करें अक्रॉस 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन तो क्वांट टैक्स प्लान का शार्प रेशियो एंड अल्फा काफी अच्छा है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑल्दो इस फंड ने ज्यादा रिस्क लिया है लेकिन ओवरऑल इस फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न काफी अच्छा है। सो रेस्ट 3 फंड्स का भी शार्प रेशियो एंड अल्फा काफी अच्छा रहा है। इन फंड्स ने भी काफी अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट किया है। नाउ हम इन 4 फंड्स का कुछ बेसिक डिटेल्स चेक करेंगे। BOI AXA टैक्स एडवांटेज फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो काफी ज्यादा है 1.54%। साथ ही इस फंड का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग एंड पोर्टफोलियो प्राइस टू बुक भी काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर फंड्स। जबकि क्वांट टैक्स प्लान का अगर आप पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग एंड पोर्टफोलियो प्राइस टू बुक देखें तो वो रिलेटिवली काफी कम है। नाउ हम इन फंड्स के मार्केट कैप एलोकेशन को चेक करेंगे। BOI AXA टैक्स एडवांटेज फंड का बेंचमार्क है S&P BSE 500। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड इंडिया के टॉप 500 कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और इंडिया के टॉप 500 कंपनीज में लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप तीनों तरह के मार्केट कैप के स्टॉक्स आएंगे। कैनरा रूबिको इक्विटी टैक्स सेवर फंड का बेंचमार्क है S&P BSE 100। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपनी मोस्टली इंडिया के टॉप 100 कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट करेगा, दैट इज मोस्टली इनका इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप स्टॉक्स में होगा। मेरे एसेट टैक्स सेवर फंड का बेंचमार्क है निफ्टी 200। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड लार्ज एंड मिड कैप दोनों तरह के मार्केट कैप के स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करेगा। क्वांट टैक्स प्लान का बेंचमार्क है निफ्टी 50। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड मोस्टली लार्ज कैप स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करेगा। सो BOI AXA टैक्स एडवांटेज फंड एक लार्ज एंड मिड कैप फंड की तरह अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जबकि कैनरा रूबिको इक्विटी टैक्स सेवर फंड एंड मिरे एसेट टैक्स सेवर फंड मोस्टली एक लार्ज कैप फंड की तरह अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जबकि क्वांट टैक्स प्लान एक मल्टी कैप फंड की तरह अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। क्वांट टैक्स प्लान ने जो हाई रिटर्न्स जनरेट किया है इन रिसेंट टाइम्स उसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि इस फंड का स्मॉल कैप स्टॉक्स में काफी बड़ा एक्सपोजर है। क्वांट टैक्स प्लान के साथ एक इशू ये है कि ऑल्दो इसका बेंचमार्क है निफ्टी 50, लेकिन इसका अगर आप इन्वेस्टमेंट देखें तो इसने अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सारे तरह के मार्केट कैप के स्टॉक्स में काफी बड़ा एक्सपोजर लिया है। सो आइडियली इस फंड को अपना बेंचमार्क निफ्टी 500 या S&P BSE 500 रखना चाहिए। नाउ हम इन फंड्स के सेक्टर एलोकेशन को चेक करेंगे। यहाँ पे अगर आप इन 4 फंड्स का सेक्टर एलोकेशन चेक करें तो कैनरा रूबिको इक्विटी टैक्स सेवर फंड एंड मिरे एसेट टैक्स सेवर फंड का जो टॉप 3 सेक्टर्स है वो सेम है। इन दोनों फंड्स ने फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोबाइल में काफी बड़ा एक्सपोजर लिया है, जबकि BOI AXA टैक्स एडवांटेज फंड ने केमिकल सेक्टर में काफी बड़ा एक्सपोजर लिया है।
और क्वांट टैक्स प्लान ने कंस्ट्रक्शन एंड एफएमसीजी सेक्टर्स में काफी बड़ा एक्सपोजर लिया है। नाउ हम इन 4 फंड्स के स्टॉक पोर्टफोलियो को चेक करेंगे। यहाँ पे अगर आप BOI AXA टैक्स एडवांटेज फंड, केनरा रूबिको इक्विटी टैक्स सेवर फंड एंड मिरे एसेट टैक्स एडवांटेज फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे तो इनके स्टॉक पोर्टफोलियो में ज्यादातर टॉप स्टॉक्स कॉमन हैं और ये ज्यादातर स्टॉक्स हाई ग्रोथ कंपनीज हैं जिनका परफॉर्मेंस ओवर द ईयर्स काफी अच्छा रहा है। जबकि रिलेटिवली क्वांट टैक्स प्लान का स्टॉक पोर्टफोलियो अलग है। क्वांट टैक्स प्लान ने कुछ वैल्यू स्टॉक्स में भी अपना इन्वेस्टमेंट किया है। सो आफ्टर दिस डिटेल्ड एनालिसिस, ELSS म्यूचुअल फंड कैटेगरी का हमारा नंबर 1 फंड होगा केनरा रूबिको इक्विटी टैक्स सेवर फंड, नंबर 2 फंड होगा मिरे एसेट टैक्स सेवर फंड एंड नंबर 3 फंड होगा BOI AXA टैक्स एडवांटेज फंड। सो नाउ एज अ इन्वेस्टर हमें किस टैक्स सेवर फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? अगर आपको सिर्फ एक ELSS फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो आप केनरा रूबिको या मिरे एसेट इन दोनों में से किसी एक टैक्स सेवर फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन दोनों फंड्स में आप एक साथ अपना इन्वेस्टमेंट करना अवॉइड करें क्योंकि इन दोनों फंड्स का अगर आप सेक्टर लोकेशन या स्टॉक पोर्टफोलियो देखें तो उसमें ओवरलैप आपको काफी ज्यादा मिलेगा। और अगर आपको ELSS कैटेगरी के 2 फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना है, इन दैट केस आप 1 फंड सेलेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ केनरा रूबिको एंड मिरे एसेट एंड 2nd फंड आपका हो सकता है BOI का टैक्स सेवर। क्वांट म्यूचुअल फंड के ऑलमोस्ट सारे इक्विटी फंड्स का परफॉर्मेंस लास्ट 1.5 इयर्स के बुल मार्केट में काफी अच्छा रहा है। लेकिन जब भी हम अपना लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम किसी भी फंड के परफॉर्मेंस को सिर्फ बुल मार्केट में चेक नहीं करते हैं बल्कि हम ये भी देखते हैं कि उस फंड ने बियर मार्केट में अपना परफॉर्मेंस कैसा दिया है। क्वांट म्यूचुअल फंड के इक्विटी फंड्स ने अभी तक जो भी रिटर्न जनरेट किया है वो तब जनरेट किया है जब स्टॉक मार्केट्स में बुल रन चल रहा है। आइडियली हम जब भी अपना लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें वैसे फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिनका परफॉर्मेंस बुल एंड बियर मार्केट दोनों तरह के मार्केट कंडीशंस में रिलेटिवली अच्छा हो। क्वांट फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये देखना जरूरी होगा कि ये फंड कैसा परफॉर्म करता है जब स्टॉक मार्केट्स में कोई करेक्शन आता है और उस करेक्शन के बाद ये फंड किस तरह से रिकवर करता है। नाउ ELSS के रिगार्डिंग मैं कुछ कॉमन क्वेरीज को भी यहाँ पे आंसर करूंगा ताकि आपका जो भी कंफ्यूजन हो ELSS में इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग वो मोस्टली क्लियर हो जाए। सो फर्स्ट क्वेरी ये है कि हमें कितने सारे ELSS फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सो आप 1 या मैक्सिमम 2 ELSS फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मोर देन 2 ELSS फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना आपको अवॉइड करना चाहिए। और साथ ही आप ये भी ध्यान में रखें कि जब आपको टैक्स सेव करना है उसी केस में आप ELSS फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करें क्योंकि इन फंड्स में 3 ईयर का लॉक इन होता है। ELSS फंड्स ने जिस तरह का रिटर्न जनरेट किया है ओवर द ईयर्स उस तरह का रिटर्न आपको दूसरे कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में भी मिल जाएगा। तो हम क्यों अपना पैसा 3 इयर्स के लिए लॉक इन करें? ELSS फंड से रिलेटेड एक बहुत कॉमन क्वेरी ये है कि अगर आप ELSS फंड्स में SIP के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस इन्वेस्टमेंट में 3 ईयर का लॉक इन कैसे एप्लीकेबल होगा। सपोज आप नवंबर मंथ में अपना ELSS का SIP स्टार्ट करते हैं तो इस नवंबर मंथ का जो इंस्टॉलमेंट है उसका 3 ईयर लॉक इन खत्म होगा आफ्टर 3 इयर्स इन नवंबर और आपका नेक्स्ट SIP का इंस्टॉलमेंट जाएगा दिसंबर मंथ में। तो उस दिसंबर मंथ का 3 ईयर लॉक इन खत्म होगा 3 इयर्स के बाद दिसंबर मंथ में। सो नाउ ELSS फंड्स में SIP करें या लमसम करें। करेंटली आपने स्टॉक मार्केट्स में देखा होगा कि करेक्शंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। इसका रीजन ये है कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड हैं और इन कमिंग फ्यूचर आप कुछ और करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस तरह के ओवर वैल्यूड मार्केट में हमें लमसम इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना चाहिए। रिलेटिवली SIP एंड STP रूट ज्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारा एवरी सैटरडे का YouTube लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।